हाँ जी, तो एक बार फिर से स्वागत है ज्ञान स्रोत के इस महासंग्राम सीरीज में, जिसमें आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव पर, जिसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे 150 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस केमिस्ट्री के। पिछले सेशन में हमने चर्चा कर लिया है फिजिक्स के 21 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। यदि आप उस सेशन को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग केमिस्ट्री के 150 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 2026 के एग्जाम में, मतलब कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाना है। मतलब कि इसी से आपका जो कि मान लीजिए कि यदि 30 प्रश्न या फिर 20 प्रश्न आते हैं केमिस्ट्री से आपके एग्जाम में, तो इसी 150 प्रश्नों में से ही वो सभी प्रश्न आएंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो इस सेशन का हमारा पहला प्रश्न जो कि कह रहा है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, पानी चढ़ाना कहते हैं, या फिर विद्युत अपघटन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 2 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन है, अपचयन है, या फिर मतलब दूसरा ऑप्शन है संयोजन है, अपचयन है, या फिर उष्माशोषी है। तो कौन सा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन है। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि मैग्नीशियम के रिबन को जलाने पर जो उसकी लौ निकलती है वो किस रंग की निकलती है? लाल निकलती है, नीली निकलती है, सफेद चमकदार निकलती है, या फिर पीली निकलती है? तो जब मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जाता है तो किस प्रकार की लौ निकलती है? सफेद चमकदार लौ निकलती है, सफेद चमकदार लौ निकलती है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर ए सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे 4 नंबर प्रश्न की तरफ। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड जो है उसका रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सफेद होता है, पीला होता है, हरा होता है, या फिर काला होता है? तो इसका कौन सा रंग होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सफेद होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न पर। 5 नंबर प्रश्न में एक रासायनिक अभिक्रिया दिया है। इसमें पूछ रहा है कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अपचयन है, उपचयन, पहला है उपचयन है, दूसरा है अपचयन है, तीसरा है रेडॉक्स है, और अंतिम उदाहरण कह रहा है कि उदासीनीकरण है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन निकलकर हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न पर। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि साग सब्जी का जो विघटन होकर कंपोज बनता है वो कौन सी अभिक्रिया होती है? उष्माशोषी होती है, उष्माक्षेपी होती है, उभयगामी होती है, या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है? तो कौन सा इसका ऑप्शन क्लियर हो जाएगा? उष्माक्षेपी होती है। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया के दौरान उष्मा का मतलब इससे उष्मा निकलती है, इसीलिए इसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दूध से दही बनना कौन सी परिवर्तन है, कौन सी क्रिया है? यह एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, यदि दूध से दही जम चुका है तो अब दही से फिर दूध नहीं होगा। जिसमें बदलाव नहीं हो पाता है वो कौन सी अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न पर। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? मतलब कौन ऐसा पदार्थ है जो जलते समय लौ नहीं निकालता है? तो मोमबत्ती में लौ निकलती है, किरोसिन को जलाते हैं तो उसमें भी लौ निकलती है, लेकिन जब कोयला को हम लोग जलाते हैं तो इसमें लौ नहीं निकलता है, या सिर्फ लाल होता है, लौ नहीं निकलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न पर। 9 नंबर प्रश्न फिर से वही प्रश्न पूछ रहा है कि मैग्नीशियम के फीते को जलाते हैं तो उत्पन्न आग की लौ किस रंग की होती है? तो किस रंग की होती है? चमकीली उजली, या फिर चमकीली सफेद होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न पर। 10 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि नाइट्रो ऑक्साइड जो है उसकी धुआं किस रंग का होता है? नाइट्रो ऑक्साइड का जो धुआं होता है वो किस रंग का होता है? भूरा होता है, लाल होता है, हरा होता है, या फिर पीला होता है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? भूरा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा कि नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो धुएं का रंग होता है वो कैसा होता है? भूरा होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। 11 नंबर प्रश्न बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहा है कि लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं संक्षारण हुआ है, लोहे का संक्षारण हुआ है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे 12 नंबर प्रश्न पर।
12 नंबर प्रश्न में भी एक फिर से समीकरण दे दिया और पूछ रहा है कि ये कैसा समीकरण है। ठीक है, तो इसमें एक रासायनिक जो सूत्र है वो अलग अलग दो सूत्रों में बट जा रहे हैं, अलग अलग टूट जा रहे हैं। तो ये कौन सा अभिक्रिया होगी या फिर कौन सा प्रकार होगा अभिक्रिया का? तो यह वियोजन हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा है, अलगाव हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब 13 नंबर प्रश्न पर। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ाव होगा तो क्या होगा? जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या होता है? उपचयन होता है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? वो उपचयन की अभिक्रिया कहलाती है। जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उपचयन, जब ऑक्सीजन घटेगा तो अपचयन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। अगला नंबर प्रश्न हमारा है 14 नंबर प्रश्न, जो कि फिर से एक रासायनिक समीकरण दे दिया। अब इस रासायनिक समीकरण में हमारे पास कॉपर दिया है और जो कि ऑक्सीजन है और उससे मिलकर बन रहा है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड जब बन रहा है तो पूछ रहा है कि कौन सा कथन इसमें सत्य होगा, कि इसमें कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है या फिर कॉपर का अवकरण हो रहा है या फिर कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है या फिर दोनों हो रहा है। यहाँ पर सभी होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में दोनों दे दिया है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सभी होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रश्न संख्या 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या? कि इसमें जो है कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है, मतलब कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न पर। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? जब लेड नाइट्रेट को हम लोग गर्म करते हैं, मतलब कि जब PbNO3 का होल ट्वाइस को गर्म करते हैं तो कौन कौन से जो कि है गैस निकलती है, या फिर इसे गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन प्राप्त होता है, दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राप्त होता है, तीसरा है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन दोनों प्राप्त होते हैं, और चौथा है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों प्राप्त होते हैं जब लेड नाइट्रेट को हम लोग गर्म करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न पर। 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि शरीर में भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है? पहला ऑप्शन है उपचयन है, दूसरा ऑप्शन है संयोजन है, तीसरा ऑप्शन है विस्थापन है और चौथा ऑप्शन है कि अपचयन है। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है जिससे भोजन पचने में मदद होती है। तो जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो कौन सी अभिक्रिया? उपचयन होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न पर। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जब कली चूना जब पानी में डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। जब काला चूना को या फिर कली चूना को जब पानी में डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी होती है, ऊष्माशोषी होती है, विस्फोट होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है? ये जब हम लोग काला चूना को या फिर चूने को जब पानी में डालते हैं तो उससे ऊष्मा निकलती है, जिससे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न पर। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अम्लीय जल में यदि विद्युत अपघटन होता है तो कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है? तो पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन निकलती है, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है ओजोन और चौथा है क्लोरीन गैस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 19 नंबर प्रश्न पर। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वसा युक्त खाद्य सामग्री को खराब होने से बचाने के लिए क्या मिलाया जाता है? खराब होने से बचाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो पहला है ऑक्सीकरण किया जाता है, दूसरा है प्रति ऑक्सीकरण, तीसरा है उत्प्रेरक मिलाया जाता है, चौथा है विलायक मिलाया जाता है। तो क्या मिलाया जाता है? उसका प्रति ऑक्सीकारक मिलाया जाता है। ठीक है, जिससे उसमें ऑक्सीकरण की क्रिया ना हो, उसमें ऑक्सीजन अभिक्रिया करके उसे खराब ना कर दे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, प्रति ऑक्सीकारक मिलाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न पर। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे की कील को डाला जाता है, किसके विलयन में? कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे की कील को डाला जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है, हरा हो जाता है, लाल हो जाता है या फिर पीला हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा कि उसका रंग कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या मिलाते हैं हम लोग? लोहे को मिलाते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है? हरा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पोटासियम आयोडाइड में जब लेड नाइट्रेट को मिलाया जाता है तो उसका क्षेप कैसे रंग का बनता है, मतलब किस रंग का बनता है? तो पहला ऑप्शन है सफेद बनता है, दूसरा है पीला, तीसरा है नीला और चौथा है हरा।
तो जब पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट में मिलाया जाता है तो जो अवक्षेप बनता है वो किस रंग का होता है, पीले रंग का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर प्रश्न पर। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार जो अभिक्रिया में किसका विनाश नहीं होता है, किसका विनाश नहीं होता है, परमाणु का नहीं होता है, द्रव्यमान का नहीं होता है, अणु का नहीं होता है या फिर तत्वों का नहीं होता है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत है, तो इसीलिए किसका विनाश नहीं होता है, द्रव्यमान का नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न पर। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जस्ते तथा तनु HCl, जस्ता तथा तनु HCl की अभिक्रिया में के फलस्वरूप कौन सी गैस निकलती है। तो इसमें कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब जस्ते में तनु, जब जस्ता को तनु HCl की में अभिक्रिया डाला जाता है तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न पर। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। बहुत ही VVI प्रश्न, चिप्स के थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। तो कौन सी गैस भरी जाती है, ऑक्सीजन भरी जाती है, नाइट्रोजन भरी जाती है, हीलियम भरी जाती है या फिर मीथेन भरी जाती है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है चिप्स के थैली में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, काली चूना का, जिसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न पर। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लिटमस विलयन किस पदार्थ का बना होता है, किस पदार्थ का बना होता है। तो ये साफ साफ लिखा हुआ है NCERT में भी कि लिचियन से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न पर। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उदासीन विलयन का pH मान होता है किसका, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, 5 होता है, 7 होता है, 14 होता है या फिर 0 होता है। तो जब उदासीन विलयन हो तो उसका pH मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न पर। 28 नंबर प्रश्न की जब बात करते हैं हम लोग तो इसमें प्रश्न दिया है कि जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं। तो जो भस्म जल में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है, अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है। तो अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है, 7 से कम होता है। जब 7 से अधिक की बात करें तो वो क्षार होता है और 7 के बराबर की बात करें तो वो उदासीन होता है। तो अम्लीय विलयन पूछा है तो 7 से कम, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न पर। 30 नंबर प्रश्न फिर से पूछ दिया हमसे कि जो क्षार विलयन होता है उसका pH मान कितना होता है। हमने अभी इस पर चर्चा किया, कितना होता है, 7 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं तो फिर से पूछ दिया कि शुद्ध जल का pH मान, जब शुद्ध की बात करें मतलब कि उदासीन जल या फिर शुद्ध की बात करें तो कितना होगा, उसका pH मान 7 होगा, एक्यूरेट 7 होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न पर। 32 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि हमारे शरीर का जो pH परास है वो कितना कितना के बीच में होता है, कि pH परास कितना कितना के बीच में होता है, 6.0 से 6.8 होता है या फिर 7 से 7.8 होता है या फिर 2.1 से 3.8 होता है या फिर 5.1 से 5.8 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 7 से 7.8 के बीच में इसका हमारे शरीर का pH परास होता है। यदि इससे कम या अधिक हुआ तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही VVI प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रक्त का pH मान कितना होता है। तो रक्त का pH मान कितना होता है, ऑप्शन नंबर सी 7.4 होता है। रक्त का pH मान कितना होता है, 7.4। यदि आपसे एग्जाम में पूछ दे कि रक्त क्या होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है या फिर उदासीन होता है, तो आप लोग क्या कहेंगे, जब 7 से अधिक रहेगा तो क्या होगा, क्षारीय, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो रक्त का pH मान 7.4 और ये प्रकृति में कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 34 नंबर प्रश्न पर। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दूध से दही बनने में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो दूध से दही बनाने के लिए किस अम्ल का उपयोग होता है या फिर दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक अम्ल से ही दूध से दही जमता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर प्रश्न पर। 35 नंबर प्रश्न पर आते हैं तो पूछ रहा है कि अब सिर्फ अम्ल पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसे ध्यान से देखिएगा कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में
कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। किसमें? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 36 नंबर प्रश्न पर। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये भी बहुत ही VVI प्रश्न है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, या फिर ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, या लैक्टिक अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। किसमें? इमली में। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न पर। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू और संतरा, दो प्रश्नों को एक साथ मिला दिया है। तो नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है पहला सिट्रिक अम्ल, दूसरा है एसिटिक अम्ल, तीसरा है टार्ट्रिक अम्ल, चौथा है फॉर्मिक अम्ल। तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न पर। 38 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? ये भी बहुत ही VVI प्रश्न है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो कौन सा अम्ल होता है? देखिए आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। सिट्रिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, या फिर मेथनोइक होता है, या फिर टार्ट्रिक अम्ल होता है? तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 39, ठीक है। तो अब 39 नंबर प्रश्न देखिए, यह कह रहा है कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है? दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है? जब मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक होता है, या फिर जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है, या फिर जो पीएच मान है 7 रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.5। जब हमारे मुंह की अम्लीयता बढ़ने लगती है तब जाकर हमारे दांतों की जो है कि क्षय प्रारंभ हो जाती है, वो खराब होने लगते हैं। इसीलिए हम लोग क्षारीय प्रकृति वाला टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 40 नंबर प्रश्न पर। 40 नंबर प्रश्न बहुत साधारण सा प्रश्न है, पूछ रहा है कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NaCl, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 41 नंबर प्रश्न पर। 41 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। इसका CaOH का होल ट्वाइस CaOCl2 होता है, या फिर CaCO3 होता है, या फिर CaO होता है? तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड होता है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्लोरेट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 42 नंबर प्रश्न देखिए। 42 नंबर प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपके एग्जाम में रासायनिक सूत्र से 2-3 प्रश्न जरूर आएंगे, और अम्ल की प्रकृति पर, जैसे कि कुछ प्रश्न दे देगा, मतलब कुछ पदार्थ दे देगा और उसमें पूछेगा कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को आप गौर करके जरूर देखिएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का है या फिर खाने वाला सोडा का है, दोनों का रासायनिक सूत्र एक ही होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 43 नंबर प्रश्न पर। 43 नंबर प्रश्न में भी हमसे पूछ रहा है कि धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अब हमसे पूछ रहा है कि धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका देखिए ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। जिसमें 10 लगा हो वो आपका हो जाएगा, मतलब कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है और इंटू 10H2। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 44 नंबर प्रश्न पर। 44 नंबर प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि रासायनिक सूत्र के बारे में ही पूछ रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। जब हम लोग जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, जिप्सम का सूत्र ये होता है, ठीक है। तो जब जिप्सम को हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हमारा ये बनता है जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग 45 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि फिर से हमसे वही पूछ दिया कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो पिछले वाले में चर्चा की है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 इंटू 2H2। जब इसे हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 46 नंबर प्रश्न पर। 46 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये भी VVI प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 इंटू 5H2O। CuSO4 इंटू 5H2O, बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 47 नंबर प्रश्न पर।
47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अपच के उपचार के लिए कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है। तो एंटीसिड जो कि है औषधि एक होती है, उसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एंटासिड जो कि औषधि है एक, उसका उपयोग किया जाता है किसके लिए, कि उपचार के लिए। मतलब किसका उपचार, कि अपच जब हो जाए पेट में तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, एंटासिड का उपयोग किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 48 नंबर प्रश्न पर। 48 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है या फिर 10.5 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है, 10.5। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग 50 नंबर प्रश्न पर। 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बुझा हुआ चूना का है या फिर कली चूना का है, उन सभी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, इसी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, दीवारों को रंगने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न। 51 नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम क्लोरेट। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, CaCO3 इसका करेक्ट आंसर होता है। संगमरमर का है या फिर खड़िया का है, जो भी कहे, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 52 नंबर प्रश्न। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लिटमस पत्र लाल से नीला हो जाता है जब पीएच मान क्या होता है। जब ये लाल से नीला हुआ है तो इसका पीएच मान क्या होगा। तो जब ये लाल से नीला हुआ है तो इसका पीएच मान हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसमें हम ऑप्शन की तरह भी इसे टिक कर सकते हैं, ऑप्शन की मदद से भी। तो हम देखेंगे कि इसमें कौन सा एक ऐसा ऑप्शन दिया है जो कि अलग है। हम लोग देखते हैं तो A, B, C तीनों अम्लीय है, और चौथा ऑप्शन कौन सा है, डी नंबर ऑप्शन 10 है जो कि एक क्षारीय है। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है 53 नंबर प्रश्न की कोई विलयन जो है वो नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है। तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो इसे भी हम लोग ऑप्शन की मदद से देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं तो 7 उदासीन को दिखाता है, 8 क्षारीय को दिखाता है, 10 भी क्षारीय को दिखाएगा। तो बचा कौन सा हमारा 5 जो कि अम्लीय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 54 नंबर प्रश्न पर। तो 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अधातु की ऑक्साइड होती है, क्षारीय होती है, अम्लीय होती है या फिर उदासीन होती है। तो अधातु की ऑक्साइड कौन सी होती है, अम्लीय होती है। लेकिन जब धातु की ऑक्साइड कहा जाएगा तो वो क्षारीय होगा। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग 55 नंबर प्रश्न पर। 55 नंबर प्रश्न पूछ ही दिया कि धातु का ऑक्साइड क्या होता है। तो धातु की ऑक्साइड अभी हमने चर्चा किया क्या होता है, क्षारीय होता है, और अधातु की ऑक्साइड अम्लीय। तो इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 56 नंबर प्रश्न पर। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। ये तो बच्चों को याद होगा कि H2SO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इन सभी प्रश्नों का आप ध्यान से जरूर देखिएगा। रासायनिक सूत्र हो गया कि लिटमस पत्र को कौन नीला कौन लाल कर रहा है, ये सब भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 57 नंबर प्रश्न पर। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के घोल में जब मिथाइल ऑरेंज को मिलाया जाता है तो उसका रंग कैसा होता है। जब सोडियम कार्बोनेट के घोल में मिथाइल ऑरेंज को मिलाया दिया जाता है तो उसका घोल कैसा होता है। तो उसका घोल कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 58 नंबर प्रश्न पर। तो 58 नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि टूथपेस्ट प्रायः होता है क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, लवण युक्त होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, टूथपेस्ट क्षारीय होता है जो कि मुंह में बन रहे अम्ल को उदासीन कर देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 59 नंबर प्रश्न पर। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 5.6 से कम होता है, 5.6 से अधिक होता है, 7.0 होता है या फिर 8.0 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.6 से कम होता है। जब अम्लीय की बात करें तो अम्ल की तरफ बढ़ना है, जब हम अधिक कहेंगे तो ये क्षार की तरफ बढ़ने लगेगा, जब हम लोग कम कहेंगे तो ये 7 से कम होता जाएगा, मतलब कि अम्ल की तरफ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 60 नंबर प्रश्न पर।
60 नंबर प्रश्न कर रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है, ब्लीचिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एवं टार्ट्रिक अम्ल का क्या होता है, यह मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 61 नंबर प्रश्न पर। 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। अपवाद से आपके एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न आना ही आना है, ठीक है। तो इन अपवादों को आप जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन ऐसा अधातु है जो अधातु होते हुए भी क्या होता है, चमकीला होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, आयोडीन। आयोडीन एक अधातु होते हुए भी क्या होता है, चमकीला होता है। तो चलिए 62 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 62 नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव्य में होती है, द्रव्य अवस्था में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारा। ये भी एक अपवाद है। तो ऐसे प्रश्नों को एग्जाम में बहुत बार दिया जा चुका है, तो इन प्रश्नों का आप लोग जरूर ध्यान करके देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 63 नंबर प्रश्न पर। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर क्या होती है, द्रव होती है। तो ब्रोमियम जो होता है ये अधातु होते हुए भी क्या होता है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और धातु की बात करें तो पारा, जब धातु की बात करेगा तो पारा, जब अधातु की बात करेगा तब ब्रोमियम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 64 नंबर प्रश्न पर। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है, मतलब कि किस धातु को सबसे अधिक तार के रूप में फैलाया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सोने को सबसे अधिक तार के रूप में फैलाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 65 नंबर प्रश्न पर। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम को काटा जा सकता है, लिथियम काटा जा सकता है, या फिर पोटेशियम को, या फिर सभी को। तो इन तीनों धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले 66 नंबर प्रश्न पर। 66 नंबर प्रश्न एक साधारण सा प्रश्न है, लेकिन ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। पूछ रहा है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 67 नंबर प्रश्न पर। 67 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किसे मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है, मतलब किस धातु को या फिर किसे मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है। सोडियम को रखा जाता है, मैग्नीशियम को, जास्ता को, लोहा को, इनमें से किसे रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सोडियम को किस में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ताकि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ब्लास्ट ना हो जाए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 68 नंबर प्रश्न पर। 68 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है, मतलब कि जो सुचालक कौन है विद्युत का, सबसे ज्यादा सुचालक कौन है विद्युत का। तो कौन सा हो जाएगा, चांदी, एजी, ठीक है। तो एजी जो होता है सबसे अधिक विद्युत का चालन करता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 69 नंबर प्रश्न पर। पूछ रहा है कि कौन सी अधातु जो है विद्युत का चालन करती है, मतलब कौन अधातु विद्युत का सुचालक है। तो कौन सा हो जाएगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या करती है, चालन करती है, ठीक है। मतलब कि ये विद्युत के लिए सुचालक होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 70 नंबर प्रश्न पर। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पीतल किसका उदाहरण है, धातु का, अधातु का, मिश्र धातु का, या फिर उप धातु का। तो किसका उदाहरण है, ये मिश्र धातु का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 71 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शुद्ध सोने कितने कैरेट का होता है। बहुत वीवीआई प्रश्न, बहुत वीवीआई, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 72 नंबर प्रश्न पर। देखिए फिर से परमाणु संख्या ही पूछ दिया है, तो इसे भी देख लेते हैं। 72 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है, 26 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 73 नंबर प्रश्न पर। 73 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिनेबार किस धातु का अयस्क है। तो किस धातु का अयस्क है, पारा का अयस्क है। कौन, सिनेबार। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 74 नंबर प्रश्न पर। 74 नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि बक्साइड किस धातु का अयस्क है। बक्साइड किस धातु का अयस्क है। तो लोहा का है, तांबा का है, या फिर एल्युमिनियम का है, या फिर सोना का है। तो किसका है, एल्युमिनियम का अयस्क कौन होता है, बक्साइड। यह भी बहुत ही वीवीआई प्रश्न है कि बक्साइड किस धातु का अयस्क है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 75 नंबर प्रश्न पर। 75 नंबर प्रश्न। अब देखिए हम लोग आधा मुकाम हासिल कर चुके हैं। हमारे पास 150 प्रश्न है। 150 प्रश्न में से हम लोग 75 नंबर प्रश्न पर आ चुके हैं, ठीक है। तो 75 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है। सोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर पहला है कि
कॉपर और जिंक का होता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है हमारा कि लेड और टिन का होता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि कॉपर और टिन का होता है। फिर चौथा ऑप्शन कह रहा है कि लेड और जिंक का होता है। तो कौन सा होता है? लेड और टिन की से मिलकर क्या बनता है? सोल्डर बनता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 76 नंबर प्रश्न पर। 76 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अम्लगम में एक धातु हमेशा रहता है। कौन धातु हमेशा रहता है? पारा। अम्लगम किससे बनता है? पारा से। जब पारा से कोई दूसरा धातु मिलता है तो वो क्या बनाता है? अम्लगम बनाता है। मतलब कि कोई ऐसा धातु जो पारा के अंदर विलय हो जाए, मतलब उसकी द्रव अवस्था में घुलित हो जाए, तो वो क्या बनाएगा? अम्लगम बनाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 77 नंबर प्रश्न पर। 77 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा का अतिरिक्त कौन सी और धातु होती है? तो स्टेनलेस स्टील बनता है हमारा नाइक्रोम और लोहे से। तो नाइक्रोम में कौन कौन सी धातु होती है? तो निकेल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है नाइक्रोम। ये भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि नाइक्रोम किसका मिश्रण होता है? तो निकेल और क्रोमियम का। और इसमें जब हम लोग लोहा को मिला देते हैं तो और क्या बन जाता है? स्टेनलेस स्टील बन जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 78 नंबर प्रश्न पर। 78 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप चढ़ाया जाता है? लोहे से जंग मतलब लोहे को जंग से लगने से बचाने के लिए किसका लेप चढ़ाया जाता है? तो किसका लेप चढ़ाया जाता है? जिंक का लेप चढ़ाया जाता है। ठीक है, जस्तीकरण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न कह रहा है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा होता है? तो सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सा होता है? पोटेशियम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोटेशियम। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 80 नंबर प्रश्न पर। 80 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तांबे और जिंक के मिश्रण को क्या कहते हैं? तांबा और जिंक के मिश्रण को क्या कहते हैं? पीतल कहते हैं, कांसा कहते हैं, सोल्डर कहते हैं, या फिर स्टील कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तांबे और जिंक के मिश्रण को पीतल कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 81 नंबर प्रश्न पर। फिर कह रहा है कि तांबा और टीन के मिश्रण को क्या कहते हैं? उस समय पूछा था तांबा और जिंक के, तो तांबा और जिंक से मिलकर क्या बना? हमारा पीतल। लेकिन अब तांबा और टीन का पूछ रहा है तो इससे मिलकर बनेगा कांसा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 82 नंबर प्रश्न पर। 82 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जो जिंक है वो टीन से अधिक अभिक्रियाशील है। कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है? जिंक है। तो इसीलिए डब्बों पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? जिंक का चढ़ाया जाएगा या फिर टीन का? तो टीन जिंक से कम अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए किसका लेप चढ़ाया जाता है? टीन का, जो कि दूसरे धातुओं से अभिक्रिया ना कर सके, इसीलिए किसका चढ़ाया जाता है? टीन का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 83 नंबर प्रश्न को। 83 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सी अधातु गैसीय अवस्था में पाई जाती है? तो हाइड्रोजन भी पाया जाता है, नाइट्रोजन भी पाया जाता है और ऑक्सीजन भी पाया जाता है। ये तीनों अधातु होते हुए भी क्या पाए जाते हैं? गैसीय अवस्था में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि दिखा रहा है कि सभी ये जो अधातु है वो किस अवस्था में पाए जाते हैं? गैसीय अवस्था में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 84 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 84 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 85 नंबर प्रश्न पर। 85 नंबर कह रहा है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? फेन पलावन विधि से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 86 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 86 नंबर प्रश्न कह रहा है कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है, अम्लीय होती है, उदासीन होती है? तो हमने इस पर पीछे भी चर्चा कर चुके हैं हम लोग कि जो अधातु की ऑक्साइड होती है वो अम्लीय होती है, तथा जो धातु की ऑक्साइड होती है वो क्षारीय होती है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैसा होता है? क्षारीय, क्योंकि ये धातु का पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 87 नंबर प्रश्न पर। 87 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि एल्युमिनियम पर ऑक्सीकरण की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? एल्युमिनियम पर ऑक्सीकरण की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? एनोडीकरण। क्या कहलाता है? एनोडीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 88 नंबर प्रश्न पर। 88 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? एनोड बनाया जाता है। अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? एनोड बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सोना है। ठीक है, कौन सा है? तो सोना है, एयू है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 90 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि
आयनिक यौगिक के गलनांक होते हैं, आयनिक यौगिक के गलनांक कम होते हैं या फिर अधिक होते हैं या फिर सामान्य होते हैं, फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब यौगिक आयन में बदल जाते हैं तो उनका गलनांक बहुत ही अधिक हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 91 नंबर प्रश्न पर। 91 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि मीथेन में कितने सहसंयोजी बंध होते हैं। तो मीथेन में कितने सहसंयोजी बंध होते हैं? 7 सहसंयोजी बंध होते हैं। इसे आप लोग एक सूत्र की मदद से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर मीथेन दिया हो, मतलब कि सिंगल बॉन्ड वाला पूछ रहा है वो आपसे, तो उसमें आपको निकालने के लिए एक सूत्र है कि जितना कार्बन रहे उसका दोगुना कर दो। तो कार्बन का यदि दोगुना किए हम लोग तो क्या मिला हमारा, जैसे कि जितना कार्बन रहे उस कार्बन की संख्या में 4 से गुणा कर दो। तो कितना कार्बन है हमारा 2, उसमें जब हम 4 से गुणा करते हैं तो हमारा क्या मिलता है 8। और 8 मिलने के बाद इसमें से हम क्या करते हैं, कार्बन की संख्या में से, कार्बन की संख्या कितना है 2, उसमें से 1 घटा कर इसमें से घटा देते हैं। ठीक है, तो मतलब हम इसमें घटाते हैं तो हमारा 1 बनता है, जो कि 8 में से घटाते हैं तो 7 बनता है। तो इसी प्रकार से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मान लीजिए यदि कोई दूसरा प्रश्न देता है तो दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। जैसे प्रश्न हमारा दे दिया कि हमारा प्रश्न है थीस, जो कि C3 और दे दिया है हमारा H हमारा दे दिया 6 दूनी के जैसे कि 6 हुआ और 8 दे दिया। तो ये हमारा पूछ रहा है कि इसका क्या होगा। तो देखिए इसे निकालने के लिए, जैसे कि C का मान कितना है दिया है 3, तो 3 में 4 से गुणा करेंगे और घटा देंगे 3 माइनस 1 को। ठीक है, मतलब कि 2 को घटा देंगे, जितना दिया है उससे 1 कम करके घटा देंगे। तो यहाँ पर जब 4 का गुणा करते हैं 3 चौतियाई 12 और 12 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 10 बचेगा। तो इसमें कितने सहसंयोजी बंध होंगे, 10 होंगे। तो इसकी इसीलिए इसका कितना हुआ 7, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पूछ रहा है कि मेथेन मतलब कि CH4 में कितने सहसंयोजी बंध होते हैं। तो 4 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी आप उसी प्रकार से देख सकते हैं कि कार्बन का कितना संख्या है, 1 संख्या है। ठीक है, तो 1 में जब हम लोग 4 से गुणा किए और फिर कार्बन की संख्या में से 1 घटा दिए, जैसे कि देखिए यहाँ पर जब कार्बन की संख्या 1 है और उसमें से 1 घटा देंगे तो 0 बचेगा। तो मतलब इसमें से कुछ नहीं घटेगा, तो 4 का 4 ही हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 93 नंबर प्रश्न पर। 93 नंबर प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। पूछ रहा है कि कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, ऑप्शन नंबर बी। जब इसकी संयोजकता पूछे तो 4 होती है, जब परमाणु संख्या पूछे तो 6 होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए संयोजकता पूछ ही दिया हमसे 94 नंबर प्रश्न। अगले ही प्रश्न में पूछ दिया कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो हमने अभी बताया कितना होता है, 4 होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 95 नंबर प्रश्न। 95 नंबर प्रश्न को पूछ रहा है कि वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति कितना प्रतिशत है। तो वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति कितनी है, 0.03%। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये भी VVI प्रश्न है आपके दृष्टि से इस बार 2026 के लिए। ठीक है, 97 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कार्बन का अपरूप कौन सा है। हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, कौन सा है। तो ये सभी अपरूप किसके हैं, कार्बन के ही अपरूप हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये सभी किसके अपरूप है, कार्बन के अपरूप है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न 98 नंबर प्रश्न। 98 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हीरा और ग्रेफाइट में कौन सुचालक है। तो कौन सुचालक है, ग्रेफाइट जो होता है वो सुचालक होता है, धातु का सुचालक होता है, हीरा इसका सुचालक नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 99 नंबर प्रश्न। 99 नंबर प्रश्न 99 प्रश्न कह रहा है कि सबसे कठोर प्रकृति वाला पदार्थ कौन सा होता है। कौन होता है, हीरा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, हीरा होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट। अब देखते हैं 100 नंबर प्रश्न को। 100 नंबर प्रश्न भी बहुत ही VVI प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है यह प्रश्न कि जो है फ्लोरीन का आकृति कैसी होती है। बहुत ही VVI प्रश्न कि फ्लोरीन का आकृति कैसी होती है, फुटबॉल की जैसा किसका आकृति होती है, फ्लोरीन की। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले नंबर प्रश्न पर। अगला नंबर प्रश्न 101 नंबर प्रश्न। ये बहुत ही VVI प्रश्न है कि फ्लोरीन की आकृति कैसी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 101 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समतल हाइड्रोकार्बन कौन है। समतल हाइड्रोकार्बन मतलब कि पूछ रहा है कि एक कार्बन और उसके चारों तरफ घिरा हुआ है। तो ये कौन सा होगा, हमारा मेथेन। ठीक है, तो इसके चारों तरफ ये मान लीजिए कि HH लग गया तो ये क्या हो गया, मेथेन हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए नंबर इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 102 नंबर प्रश्न की तरफ। 102 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का रासायनिक सूत्र, ये थोड़ा ऑप्शन में टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, जहां जहां बॉक्स है आप वहां पर N लिख लीजिए। ठीक है, जहां जहां बॉक्स है वहां पर
बॉक्स के जगह पर आपका क्या है, एन है, ठीक है। तो इसके जगह पर एन है, आप उसे देखकर समझ सकते हैं। तो चलिए इसे देख लेते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए, इसका रासायनिक सूत्र होता क्या है, पहले वो देख लेते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ बॉक्स से यदि एन बैठाते हैं हम लोग तो ये बन जाता है CnH2n+2। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा ऑप्शन में जो कि ग्लिच दिख रहा है आपका, ये कोडिंग के समय ग्लिच हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पर देख लेते हैं कि एल्काइन, एल्काइन मतलब कि डबल बॉन्ड वाला पूछ रहा है। तो इसमें होता है CnH2n, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, CnH2n, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉरी ये थोड़ा पढ़ दिया गलत सा, ये एल्कीन है, एल्कीन है, डबल बॉन्ड वाला कौन सा है, एल्कीन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एल्काइन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड का होता है, ट्रिपल बॉन्ड का होता है। इसमें इसका रासायनिक सूत्र होता है CnH2n-2 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 105 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बेंजीन अणु का बेंजीन का सूत्र क्या होता है या फिर अणु सूत्र क्या होता है। तो ये भी बहुत ही VBA प्रश्न है, एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि बेंजीन का रासायनिक सूत्र या फिर अणु सूत्र क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C6H6 होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 106 नंबर प्रश्न की तरफ। 106 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एथिल एल्कोहल का यूपीएससी नाम क्या होता है। जब एल्कोहल लग जाए तो आपको उत्तर में यूपीएससी नाम में ऑल देखना है, ठीक है। तो इसका ऑल किधर मिल रहा है, देखिए ऑल पहले पे ही मिल गया, एथेनॉल होता है, ठीक है। जब आईयूपीएससी नाम और उसके पहले एल्कोहल लगा हो, किसी भी रासायनिक के पहले, रसायन के बाद में एल्कोहल लगा हो, तो उसके रासायनिक मतलब कि यूपीएससी नाम में हमें ऑल देखना होता है। तो ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एथेनॉल, ठीक है। एथिल एल्कोहल का यूपीएससी नाम एथेनॉल होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। 107 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर कुछ पूछ ही दिया कि जो एल्कोहल होते हैं, एल्कोहल उनका मूलक जो होता है OH होता है। एल्कोहल का मूलक क्या होता है, OH, इसीलिए उनके आईयूपीएससी नाम में ऑल जोड़ा जाता है। तो ये किसका मूलक है, एल्कोहल का, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला नंबर प्रश्न हमारा 108 नंबर प्रश्न कर रहा है कि CHO किसका मूलक है। CHO किसका मूलक है, तो CHO एल्डिहाइड का मूलक होता है। किसका मूलक होता है, CHO एल्डिहाइड का मूलक होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट। ऐसे भी प्रश्न बहुत ही VBI होते हैं, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं मूलक से प्रश्न, ठीक है। तो मूलक से कुछ प्रश्न आएंगे आपके सामने, उसे भी जरूर देख लीजिएगा। देखिए जैसे कि प्रश्न 109 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि C+O किसका मूलक होता है। ये किसका मूलक होता है, तो ये कीटोन का मूलक होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 110 नंबर प्रश्न, 110 नंबर प्रश्न किसका मूलक होता है, यह कार्बनिक अम्ल का होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। जब COOH लगा हो तो किसका मूलक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का मूलक होता है, सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 111 नंबर प्रश्न, 111 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन है मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, दूसरा ऑप्शन है एथेनोइक अम्ल पाया जाता है, फिर तीसरा हमसे कह रहा है कि सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, और चौथा कह रहा है कि टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, एथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 112 नंबर प्रश्न की तरफ। 112 नंबर पूछ रहा है प्रश्न कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जब पूछे तो आपको देखना है कि किसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है CH4, जिसमें सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। CH2 मतलब C2H6, इसमें भी सिंगल बॉन्ड बनेगा, और C3H8 में भी सिंगल बॉन्ड बनेगा। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, C2H4 की, तो इसमें हमारा डबल बॉन्ड बनेगा, जो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दिखा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 113 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पोलोथीन किसका बहुलक है। 113 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पोलोथीन किसका बहुलक है। तो एथीन का जो बहुलक होता है कौन होता है, पोलोथीन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि CNG का मुख्य घटक कौन सा होता है। CNG का मुख्य घटक कौन सा होता है, तो इसका CNG का मुख्य घटक होता है मीथेन। यदि LPG का पूछे तो क्या होता है, ब्यूटेन होता है। LPG का यदि पूछ ले तो आपका ब्यूटेन, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, मीथेन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए अगला ही प्रश्न पूछ दिया हमसे कि सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा होता है, मतलब कि एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा होता है। तभी हमने चर्चा किया क्या होता है, ब्यूटेन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि साबुन के अणु में होता है, साबुन के अणु में क्या होता है, जो जलरागी होता है वो शीर्ष पर होता है और जो जल विरागी होता है वो पूंछ पर होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा कि जलरागी शीर्ष पर होगा और जल विरागी कहाँ होगा, पूंछ पर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि जल विरागी शीर्ष पर और जल रागी पूंछ पर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि जलरागी शीर्ष पर हो और जल विरागी कहाँ, पूंछ पर हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 117 नंबर प्रश्न पर। 117 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कठोर जल में झाग देता है, कौन झाग देता है कठोर जल में, अपमार्जक। अपमार्जक कहने का मतलब है तो सर्फ, सर्फ जो होता है वो कठोर जल में भी झाग दे देता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 118 नंबर प्रश्न। 118 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें पूछ रहा है कि नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजी बंध होते हैं, मतलब कौन सा बंध होता है, सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है, डबल होता है या फिर ट्रिपल होता है। तो नाइट्रोजन के परमाणु संख्या 7 होता है, जिसका 2 5 हुआ। तो मान लीजिए यदि अंतिम है 5, तो इसमें 7 में से 8 में से 5 घटाते हैं तो कितना बचा, 3। तो ये इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा 3 नंबर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कौन सा बंधन बनेगा। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8 और 8 को यदि तोड़ते हैं तो 2 और 6 मिलता है। तो यदि 6 को हम लोग घटाएंगे 8 में से, 6 को यदि हम लोग घटाते हैं 8 में से, तो हमारा 2 बचता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मतलब कि डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो चलिए मतलब 2 ऑक्सीजन के, जो ऑक्सीजन के 2 होंगे कण होंगे, मतलब कि परमाणु होंगे, उनके बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर प्रश्न 120 नंबर प्रश्न। 120 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि ब्यूटेन के समव्ययी होते हैं, कितने ब्यूटेन के समव्ययी होते हैं। तो 2 होते हैं, एक का नाम होता है एन ब्यूटेन तथा दूसरे का नाम होता है आइसोब्यूटेन। आप लोग यदि पूरे तरीके से केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें इसका चर्चा जरूर हुआ कि ब्यूटेन के समांगी कौन कौन होते हैं, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 121 नंबर प्रश्न की तरफ। 121 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सजातीय श्रेणी के बीच कितना का अंतर होता है। जैसे कि मान लीजिए 2 लगातार जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके बीच में कितना का अंतर है। जैसे कि मान लीजिए हमारा एक हमारा दे दिया C2H6 और दूसरा हमारा इसके पहले वाला कौन था, मान लीजिए कि हमने ले लिया CH4। तो इसके बीच में कितने का अंतर हो रहा है, तो CH2 का अंतर हो रहा है, CH2 का। तो CH2 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 122 नंबर प्रश्न की तरफ। 122 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्राकृतिक जो रबड़ होता है वो किसका बहुलक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, आइसोप्रोपिन का क्या होता है, बहुलक होता है। कौन, प्राकृतिक रबड़। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया है। 123 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 123 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एथाइन, एथाइन का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो पहले तो एथाइन में कार्बन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, कार्बन की संख्या 2 है। और इसका सूत्र जब आइन लग गया है तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। ठीक है, तो इसे अब खोजते हैं। मतलब कि अगर 2 कार्बन है तो 2 दूनी के 4 और 4 में से भी क्या घटेगा, 2। तो 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन वाला, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 124 नंबर प्रश्न की तरफ। 124 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गैलिसियल एसिटिक अम्ल क्या होता है। तो गैलिसियल एसिटिक अम्ल 100% शुद्ध एथेनोइक अम्ल होता है। कितने प्रतिशत शुद्ध, 100% शुद्ध जो होता है एथेनोइक अम्ल होता है। जो 100% शुद्ध एथेनोइक अम्ल को क्या कहते हैं, गैलिसियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो ठीक है, चलिए 125 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 125 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा कि 125 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कठोर जल को मृदु करने के लिए उपयोग किया जाता है। कठोर जल को मृदु करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अपमार्जक होता है उसका उपयोग किया जाता है। इसमें 2 × 10H2O नहीं दिया है, इसका सिर्फ यही सूत्र दिया है। ठीक है, तो चलिए इसमें बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा 126 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक कौन सा होता है। तो ऑप्शन है हमारा पहला निकेल, दूसरा ऑप्शन है लोहा, तीसरा ऑप्शन है कॉपर और चौथा ऑप्शन है एल्युमिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा निकेल।
हैलोजनीकरण में जो होता है हैलोजनीकरण, उसमें उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? निकेल का उपयोग किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 127 नंबर प्रश्न। 127 नंबर प्रश्न बहुत बहुत VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए, इस बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लोग 128 नंबर प्रश्न। 128 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक में कैसे बंध बनते हैं? आयनिक बंध बनते हैं, सहसंयोजी बंध बनते हैं, धात्विक बंध बनते हैं या फिर हाइड्रोजन बंध बनते हैं? तो कौन से बंध बनते हैं? सहसंयोजी बंध बनते हैं। किसमें? कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजी बंध बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 129 नंबर प्रश्न पर। 129 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पहला संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन था? सबसे पहले किस कार्बनिक यौगिक को संश्लेषित किया गया था? तो किसे? यूरिया को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 130 नंबर प्रश्न। अब मात्र हमारे पास 20 प्रश्न बचे हुए हैं, तो हिम्मत बांध के जरूर रहिएगा। अंतिम प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाने की इनकी संभावनाएं अधिक हो जाती है। जैसे कि आप मान लीजिए इतना प्रश्न सब देख के रखता है, शुरुआती वाला प्रश्न सब देख लेते हैं, लेकिन जब अंतिम वाला प्रश्न की बात आती है तो छोड़कर भागने लगते हैं। तो ये प्रश्न जब आपके एग्जाम में आएंगे तो वो आपको समझ में नहीं आएंगे, तो इन प्रश्नों को आप जरूर देखिएगा। प्रश्न 130 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में चाहिए, मतलब कि बिंदु संरचना में हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉनों, मतलब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना चाहिए? तो कितना चाहिए होता है? 2 चाहिए होता है। एक इसके पास होता है, एक और लेना चाहता है, मतलब इसके पास कितने चाहिए? 2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न 131 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अब आ गया है हमारा आवर्त सारणी से प्रश्न, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार गुणधर्म आवर्त फलन है, मतलब कि किस आधार पर उसे सजाया गया है? तो परमाणु संख्या के आधार पर नया वाला आवर्त सारणी सजाया गया है, ठीक है। तो चलिए बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 132 नंबर प्रश्न। 132 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या, जब समूहों की संख्या पूछे तो 18। आवर्त और समूह में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आवर्त में मान लीजिए जो समूह का बात करें तो समूह मतलब बहुत, तो बहुत वाला कौन सा होगा? 18, ठीक है। तो इसे 18 आप टिक कर लीजिएगा, आवर्त वाला आप 7 टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 133 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 133 नंबर प्रश्न पूछ ही दिया कि आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो आवर्त की संख्या अभी चर्चा किया, कितना होता है? 17। समूहों की संख्या 18, ठीक है। आवर्त की संख्या 7, आवर्त की संख्या 7 और समूह की संख्या 18, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 134 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 134 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मेंडलीफ के सारणी का मापदंड क्या था? तो मेंडलीफ ने जो सारणी बनाई थी पहले, वो किस आधार पर बनाई थी? तो मेंडलीफ ने सारणी बनाई थी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान के अनुसार उन तत्वों को सजा रहे थे। इसमें किसने सजाया? मेंडलीफ ने। तो इसका द्रव्यमान जो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजा रहे थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 135 नंबर प्रश्न। 135 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अक्रिय तत्व है, इनमें से कौन जो है अक्रिय तत्व है, कौन क्रिया नहीं करता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला हमारा ऑप्शन है कार्बन, दूसरा ऑप्शन है हीलियम, तीसरा ऑप्शन है हमारा सोना और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन। जो हीलियम होता है वो हमारा क्रिया नहीं करता है, ठीक है। ये अक्रिय तत्व होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निष्क्रिय तत्व में रखा जाता है इसे समूह 18 में, जिसे शून्य का भी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? प्रथम आवर्त में मतलब कि इस लंबी लाइन में प्रथम वाले में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 2। पहला हाइड्रोजन और फिर दूसरा हीलियम आ जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 137 नंबर प्रश्न की तरफ। 137 नंबर प्रश्न कह रहा है कि त्रिक नियम जो है, त्रिक नियम दिया था, किसने दिया था? तो डॉर्बेराइन ने दिया था, ठीक है। डॉर्बेराइन ने किसका नियम दिया था? त्रिक नियम दिया था। और ये कब दिया था? तो 1817 में इस नियम को दिया था। कब दिया था? 1817 में इस नियम को दिया था, ठीक है। जो न्यूलैंड है उन्होंने अष्टक का नियम दिया था। ये नियम उन्होंने 1800 कब दिया था? 1866 में दिया था, ठीक है। 1866 में न्यूलैंड ने अष्टक का नाम नियम दिया, और जो डॉर्बेराइन है वो उन्होंने 1817 में त्रिक का नियम दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे पूछ ही दिया कि अष्टक का नियम किसने दिया था? तो अष्टक का नियम किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था, न्यूलैंड्स ने दिया था। ये कब दिए थे? 1866 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 139 नंबर प्रश्न। 139 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया जाता है,
वही प्रश्न फिर से दोहराया जा रहा है कि किस आधार पर आधुनिक सारणी में तत्वों को सजाया जाता है, तो संख्या के क्रम में सजाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर 140 नंबर प्रश्न। 140 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आवर्त सारणी में यदि हम बाएं से दाएं की तरफ जाए तो उसमें क्या होगा, परमाणु की जो त्रिज्या होगी बढ़ेगी घटेगी, क्या होगी। अगर मान लीजिए हम लोग बाएं से दाहिने तरफ जा रहे हैं तो परमाणु की त्रिज्या क्या होगी, यदि परमाणु का संख्या बढ़ रहा है, परमाणु संख्या बढ़ रहा है तो परमाणु की त्रिज्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऊपर से नीचे आने पर, किसमें आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है या फिर घटता है, तो धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 142 नंबर प्रश्न है। 142 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शून्य समूह किसे कहा जाता है, तो हमने उसमें भी चर्चा किया कि निष्क्रिय जो होते हैं, मतलब समूह संख्या 18 वाले, उसमें क्या होते हैं, उन्हें शून्य समूह भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 143 नंबर प्रश्न की तरफ। 143 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, विद्युत के लिए ऋणात्मक तत्व कौन है सबसे अधिक, तो कौन होता है, फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 144 नंबर प्रश्न। 144 नंबर प्रश्न कह रहा है कि क्लोरीन के बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17। इसका परमाणु संख्या होता है 17, और बातम कक्षा में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब 2 8 हो गया हमारा 18, तो बच गया 7। इसके बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बच गया, 7। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। परमाणु संख्या कितना होता है, 17। ठीक है, तो चलिए द्रव्यमान की बात करें तो 34 और एक बढ़ा देंगे 35 होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द्रव्यमान की बात करें तो 35, परमाणु संख्या की बात करें तो 17, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 7। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न 145 नंबर प्रश्न। 145 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप किसने दिया। आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप किसने दिया था, नील बोर ने दिया था। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या होता है, नील बोर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि 146 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समूह एक में तत्व कहलाते हैं, समूह एक के जो तत्व होते हैं, मतलब कि जो पहले वाले में तत्व होते हैं, हाइड्रोजन से नीचे तक के जो तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो सामान्य तत्व कहलाते हैं, या फिर संक्रमण तत्व कहलाते हैं, या फिर क्षारीय धातु कहलाते हैं, या फिर लेथोराइड्स कहलाते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है, 146 नंबर प्रश्न, इन्हें क्षारीय धातु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो पहले समूह वाले तत्व होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय धातु की श्रेणी में आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 147 नंबर प्रश्न। 147 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मैग्नीशियम किस समूह का हिस्सा है। तो मैग्नीशियम जो किस समूह की बात करें तो ये ऐसे वाला लेना है, ऐसे वाला नहीं, ये आवर्त होता है, ऐसे वाला समूह होता है। तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है, Mg पाया जाता है, वो दूसरे वाले में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, दूसरे वाले में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आज तक कुल ज्ञात किए गए कितने तत्व हैं। आज तक मतलब कितने तत्वों को ज्ञात किया गया है, तो 118 तत्वों को ज्ञात किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 149 नंबर प्रश्न की जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है उसमें आवर्त और समूहों की संख्या कितनी थी, मतलब वो कितने कितने थे। तो आवर्त उसमें भी 7 थे, लेकिन जो समूह था वो मात्र उसमें कितना था, 9 था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, नील बोर ने जो दिया है वो कितना था, 7 और 18। जो आपके समय में है वो 7 और 18, लेकिन जो मेंडलीफ दिए थे वो 7 और 9। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अंतिम प्रश्न पर। अंतिम प्रश्न कह रहा है कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम प्रभावी है, किसके लिए प्रभावी है, सोडियम तक प्रभावी है, कैल्शियम तक प्रभावी है, या फिर पोटेशियम तक प्रभावी है, या फिर मैग्नीशियम तक प्रभावी होता है। तो ये जो है कैल्शियम तक, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कैल्शियम तक यह क्या होता है, प्रभावी होता है। उसके बाद ये काम करना बंद कर देता है, अष्टक नियम। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग कि आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप 150 प्रश्नों में से कितने प्रश्न पहले से जानते थे, कितने प्रश्न आप पहले से जानते थे, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप इस चैनल मतलब ज्ञान स्रोत चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे चलकर इस पर बायो की ये महासंग्राम वाली सीरीज में बायो का महासंग्राम वाला सेशन भी आएगा। फिर आगे चलकर सामाजिक विज्ञान का भी सेशन आएगा। इसी प्रकार से सभी विषयों का आपका सेशन इसमें कराया जाएगा महासंग्राम सीरीज के तहत।
तो मिलते हैं अगले सेशन में। चलिए, धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।